हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग हब। गाइस, जैसे आपको पता है कि हमने अपने चैनल सिविल इंजीनियरिंग पे जेके एसएसबी जेई सिविल को लेके एक सीरीज़ शुरू की है, जिसमें हम हर एक सब्जेक्ट के 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक सीक्वेंस से करेंगे। तो हमने ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में हाईवे और रेलवे के कंप्लीट किए। अब हम बात करेंगे आरसीसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ या आप ऐसे कहोगे टॉपिक्स जो हम सीक्वेंस में करेंगे। यहाँ पे हम क्वेश्चन करेंगे 1 to 60 और उनमें हम आरसीसी का हर एक टॉपिक कवर कराएंगे। और इसका जो कंटेंट है, इसका जो सिलेबस है, वेटेज है, 15 मार्क्स का रहने वाला, तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। विच इंडियन स्टैंडर्ड कोड हैज़ द लाइव और इम्पोज लोड स्पेसिफिकेशन फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोर्स। कौन सा भारतीय कोड है जिसमें लाइव और इम्पोज लोड को लेके स्पेसिफिकेशंस देती है जब हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं डिज़ाइन में? तो गैज़, इसका सही आंसर है इंडियन स्टैंडर्ड 875 1987। गैज़, अब देखिए कोड्स को लेके हमारे सभी जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले गाइज देखिए, इंडियन स्टैंडर्ड 456 2000 ये हमारा आरसीसी रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट का कोड है, जिसमें लिमिट स्टेट मेथड के हिसाब से डिज़ाइन के बारे में बताया। IS 456 1978 आरसीसी का ही है, बट वर्किंग स्ट्रेस मेथड से। वैसे IS 800 2007 हमारा स्टील डिज़ाइन को लेकर लिमिट स्टेट मेथड से। एंड गाइज IS 800 1984 जो स्टील डिज़ाइन को लेके, बट पुराना मेथड है वर्किंग स्ट्रेस मेथड। IS 1893 हमारा अर्थक्वेक को लेके है। एंड गाइज IS 875 1987 हमारा लोड्स को लेके। इसके 5 पार्ट है गाइज, देखो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। पार्ट 1 हमारा डेड लोड को लेके बताता है। पार्ट 2 हमारा लाइव या इम्पोज लोड को लेके बताता है, उसकी स्पेसिफिकेशन। पार्ट 3 हमारा विंड लोड, पार्ट 4 स्नो लोड, एंड पार्ट 5 सेकेंडरी इफेक्ट जैसे क्रीप, श्रिंकेज वगैरह। तो गाइज, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। What is the permissible width of crack in concrete structure as per IS 456 2000 for moderate environment conditions? जो परमिजिबल विड्थ है ना क्रैक की कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स में, इंडियन स्टैंडर्ड 456 2000 के मुताबिक, अगर हमारा कॉन्क्रीट ऐसे हालातों में है जो मॉडरेट कंडीशंस मानी जाती है कोड के मुताबिक, तो परमिजिबल विड्थ ऑफ क्रैक कितना अलाउड है? तो गाइज, इसका सही आंसर है 0.2 mm। तो गाइज, एक टेबल है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टेबल को आप ध्यान से समझिए। देखो गाइज, 5 अलग अलग तरह की एक्सपोजर कंडीशंस टेबल में IS 456 2000 में बताई गई है। इनमें से एक कॉलम देखिए, सबसे पहले एक्सपोजर कंडीशंस के बारे में। सेकंड, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, उस एक्सपोजर कंडीशन में मिनिमम कितना होना चाहिए। थर्ड, मिनिमम कवर कितना होना चाहिए स्टील रिइंफोर्समेंट को। एंड फोर्थ, मिनिमम विड्थ ऑफ क्रैक। तो पहली कंडीशन हमारी माइल्ड है, दूसरी मॉडरेट है, तीसरी सीवर है, फोर्थ वेरी सीवर एंड एक्सट्रीमली। और माइल्ड कंडीशन में मिनिमम ग्रेड M20 होना चाहिए और मिनिमम कवर 20 mm और परमिजिबल विड्थ ऑफ क्रैक 0.2 mm। मॉडरेट में हमारा M25 ग्रेड है, 30 mm मिनिमम कवर है, 0.2 mm मिनिमम विड्थ ऑफ क्रैक जो अलाउड है। सीवर कंडीशन में ग्रेड M30 है और मिनिमम कवर 45 mm है और परमिजिबल विड्थ ऑफ क्रैक 0.1 mm। वेरी सीवर में हमारा M35 एंड मिनिमम कवर 50 mm और परमिजिबल विड्थ ऑफ क्रैक 0.1 mm। एक्सट्रीमली में गाइज M40 है और मिनिमम कवर 75 और परमिजिबल विड्थ ऑफ क्रैक 0.1 mm। गाइज, यहाँ पे ऊपर देखिए, हमें क्वेश्चन में पूछा था कि मॉडरेट इन्वायरमेंट कंडीशंस के लिए कितना परमिजिबल विड्थ है क्रैक की, तो वो 0.2 mm है। तो ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे कम 1 या 2 नंबर का आएगा ज़रूर। गाइज, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। What is the basic span depth ratio specified in the code for control of deflection limit state in the structural concrete members for continuous beam? कह रहा है अगर हमारा बीम कॉन्टीन्यूस है तो उसमें डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करने के लिए स्पैन डेप्थ का जो स्पेसिफाइड रेशियो है वो क्या है? गाइज, यहाँ से देखो एक चीज़ क्लियर होती है कि डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करने के लिए हमारा जो स्पैन डेप्थ है उसको लिमिट किया जाता है। तो कॉन्टिन्यूस बीम के लिए इसका आंसर है 26। इसके अलावा गाइज याद रखिए, अगर हमारा कैंटिलीवर बीम है, इसमें स्पैन डेप्थ का रेशियो स्पेसिफाइड है 7, सिंपली सपोर्टेड बीम्स को लेकर 20 एंड कॉन्टिन्यूस बीम को लेकर 26। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये गाइज, याद रखिएगा। गाइज, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। द फैक्टर लोड एट द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स फॉर डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड combinations according to Indian Standard 456 2000 are। देखो गाइज, इंडियन स्टैंडर्ड 456 2000 में डिफरेंट लोड कम्बिनेशंस के लिए डिफरेंट फैक्टर्स दिए हुए हैं। तो वही कह रहा है, अगर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स है
और लोड कम्बिनेशन हमारा डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड है, तो उसमें लोड फैक्टर क्या है? तो गाइज इसका आंसर है, देखो डेड लोड के लिए 1.5, बाकी लाइव लोड और विंड लोड के लिए 1.2। एक इंपॉर्टेंट टेबल है जो बहुत ज़्यादा, इसको ध्यान से देखेगा। देखो गाइज यहाँ पे लोड कम्बिनेशंस है, इस कॉलम में लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स है एंड इसमें लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी है। तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड है, वैसे सर्विसिबिलिटी में भी डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड। पहला कॉम्बिनेशन देखो डेड लोड और लाइव लोड का, अगर डेड लोड और लाइव लोड लेते हैं तो इनमें लोड फैक्टर जो होता है वो 1.5 लिया जाता है दोनों में, और सर्विसिबिलिटी के केस में इस लोड कम्बिनेशन के लिए लोड फैक्टर 1 होता है। वहीं अगर डेड लोड और विंड लोड है तो इसमें डेड लोड के साथ 1.5 और 0.9 लगता है एंड विंड लोड के कम्बिनेशन में 1.5, और सर्विसिबिलिटी में डेड लोड और विंड लोड के कम्बिनेशन में भी 1 फैक्टर लगता है। तो अगर तीनों का कम्बिनेशन है डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, और हमारा जो कंडीशन है वो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स है जो क्वेश्चन में पूछा था, तो इसके लिए हमारा 1.2, 1.2, 1.2 है, और हमारा सर्विसिबिलिटी में डेड लोड के साथ 1 है, बाकियों के साथ 0.8 है। सो गाइज हमें क्वेश्चन में पूछा था अगर हमारा डेड लोड है, लाइव लोड है और विंड लोड है, तो इसमें हमारा जो कम्बिनेशन है लोड फैक्टर 1.2 होगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत बताया था 1.5, तो तीनों के लिए 1.2 लगेगा। गाइज अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट इज़ द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज्ड इन प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट इन द प्री टेंशन मेंबर्स। जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट स्पेसिफाइड है IS 456-2000 में, वो प्री टेंशन मेंबर के लिए कितना है? M40। तो गाइज इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट RCC या PCC, रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट या प्लान सीमेंट कंक्रीट के लिए कितना है? M20 एंड M15। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर कोस्टल एरियाज, अगर समुद्री एरिया के नीचे कोई कंस्ट्रक्शन होती है तो वहाँ पे M30 है। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट के लिए तो वो M30 है। प्री स्ट्रेस्ड प्री टेंशन कंक्रीट के लिए M40 है, एंड वैसे ही प्री स्ट्रेस्ड पोस्ट टेंशन कंक्रीट के लिए M30 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए गाइस, द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज टेकन एज। जो कैरेक्टरिस्टिक कंक्रीट की ली जाती है एक्चुअल स्ट्रक्चर में वो कितनी ली जाती है? तो गाइस देखो, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट वो ली जाती है FCK। व्हाट इज़ FCK? ये हमारी स्ट्रेंथ होती है जो 28 डेज़ की क्यूरिंग के बाद 15 सेंटीमीटर क्यूब पे हमें मिले, उसको लोड फैक्टर 1.5 के साथ, इसको हम पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कहते हैं कंक्रीट के लिए, करते हैं। तो 0.67 FCK जो होता है ये होती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। इसके अलावा याद रखिएगा, इसी वैल्यू को अगर हम फिर से सेफ्टी फैक्टर लगा दें तो वो हमारी डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होती है, जिसकी वैल्यू 0.45 FCK है। गाइज अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट कैन बी यूज्ड इन द डिज़ाइन ऑफ RCC। जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है कंक्रीट की RCC के डिज़ाइन में कितनी ली जाती है? तो गाइज इसका सही आंसर है 0.7 टाइम्स रूट ऑफ FCK। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट लिमिट स्टेट मेथड से कितनी होती है हमारी? 5000 रूट ऑफ FCK। गाइज याद रखिएगा। गाइज क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट एज पर वर्किंग स्ट्रेस मेथड IS 456-1978। अभी हमने पीछे पढ़ा IS 456-2000 के मुताबिक वर्क लिमिट स्टेट मेथड के मुताबिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कंक्रीट की ली जाती है 5000 टाइम्स रूट ऑफ FCK, बट वर्किंग स्ट्रेस मेथड के मुताबिक यही वैल्यू हमारी 5700 टाइम्स रूट ऑफ FCK होती है। गाइज याद रखिएगा। उसके बाद गाइज देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर ए बीम विद FE 4115 बार्स इन लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिज़ाइन इज़। जो मैक्सिमम डेप्थ है न्यूट्रल एक्सिस की बीम्स में, अगर हमारा स्टील FE 415 है तो लिमिट स्टेट मेथड में कितनी ली जाती है? गाइज ये आपको याद होना चाहिए, 0.48 टाइम्स इफेक्टिव डेप्थ। देखिए इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहले हम टेबल देखते हैं मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। सबसे पहले गाइज यहाँ पे देखिए हमारा स्टील है और यहाँ पे मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है। अगर हमारा माइल्ड स्टील हो यानी FE 250 हो तो इसकी वैल्यू 0.53 टाइम्स इफेक्टिव डेप्थ होती है, और अगर स्टील FE 415 है तो ये होता है 0.48 टाइम्स D, एंड FE 500 है तो ये हो जाएगा 0.46 टाइम्स ऑफ D। और दूसरा टेबल देखिए गाइज यहाँ पे लिमिट
लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू। ये भी स्टील के हिसाब से अगर स्टील Fe 250 है तो mu लिम की वैल्यू जो फॉर्मूला है 0.148 FC के बी डी स्क्वायर, वेयर बी विड्थ बीम की है और डी है इफेक्टिव डेप्थ। और वहीं 415 स्टील हो तो 0.138 FC के बी डी स्क्वायर, एंड अगर 500 हो तो 0.133 FC के बी डी स्क्वायर। गाइज क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मॉड्यूलर रेशियो एम इज़ गिवन बाय। देखो गाइज ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड का कंसेप्ट है, बट काफ़ी बार एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मॉड्यूलर रेशियो जो होता है वो होता है रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील टू द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉन्क्रीट, और इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू 283 सिग्मा CBC। एंड व्हाट इज सिग्मा CBC? सिग्मा CBC जो होता है वो परमिजिबल स्ट्रेस होता है कॉन्क्रीट में बेंडिंग में। तो गाइज याद रखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज सिग्मा CBC, परमिजिबल बेंडिंग कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस इन कॉन्क्रीट। गाइज अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द वैल्यू ऑफ अल्टीमेट क्रीप कोफिशिएंट फॉर कॉन्क्रीट। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो अल्टीमेट क्रीप कोफिशिएंट है कॉन्क्रीट की उसकी वैल्यू में एज के साथ क्या होता है। तो गाइज देखिए डिक्रीजेज विद द एज ऑफ लोडिंग, एज के साथ इसकी वैल्यू कम होने लगती है। यहाँ पे टेबल है, इसको देखिए। एज ऑफ लोडिंग देखो गाइज अगर 7 डेज है तो अल्टीमेट क्रीप कोफिशिएंट इज 2.2, वेयर आफ्टर 28 डेज इट्स वैल्यू डिक्रीजेज एंड बिकम्स 1.6, एंड आफ्टर 1 year it is 1.1. So the value of ultimate creep coefficient for concrete decreases with the age of loading. Guys क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एज पर IS 456/2000 इन द एब्सेंस ऑफ टेस्ट डेटा द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द लेड टोटल श्रिंकेज स्ट्रेन फॉर डिज़ाइन में बी टेकन एज। अगर हमारे पास टेस्ट डेटा नहीं है तो जो श्रिंकेज स्ट्रेन की मैक्सिमम वैल्यू होती है डिज़ाइन में वो कितनी ली जाती है, 0.003। देखो गाइज इसको याद कैसे रखिए, 0.0003 श्रिंकेज स्ट्रेन। गाइज अब देखिए 0.002 हमारा डायरेक्ट स्ट्रेन होता है कॉन्क्रीट में, 0.0035 मैक्सिमम स्ट्रेन होता है कॉन्क्रीट में अप टू फेलियर, एंड मैक्सिमम स्ट्रेन टेंशन रीइंफोर्समेंट में फेलियर पे हमारा कम नहीं होना चाहिए 0.002 प्लस FY डिवाइडेड बाई 1.15 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, और इसी को हम अगर फर्दर सॉल्व करें 0.002 प्लस 0.87 FY अपॉन यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। गाइज क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज टेकन एज, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस सेम क्वेश्चन, एंड दिस इज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट 0.67 टाइम्स ऑफ FCK, एंड डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज 0.445 टाइम्स ऑफ FCK। फर्दर गाइज याद रखिए कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ स्टील की FY ही ली जाती है, वाइल डिजाइन स्ट्रेंथ स्टील की 0.87 FY ली जाती है। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कॉन्क्रीट और स्टील में एज पर लिमिट स्टेट मेथड 1.5 फॉर कंक्रीट एंड 1.15 फॉर स्टील। टेंसाइल स्ट्रेंथ और फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट हमने अभी पीछे पढ़ा, इट इज़ टेकन एज 0.7 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ FC। गाइज देखो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होता है, कई बार पूछते हैं व्हाट इज़ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो ये वो स्ट्रेंथ होती है जहाँ पे हमारा मटेरियल जो है 5% से ज़्यादा एक्सपेक्टेड ना हो कि वो फेल हो, या जिसमें मटेरियल के जो रिजल्ट्स हैं 95% से ज़्यादा एक्सपेक्टेड टू गेट हो। और गाइज यहाँ पे एक और चीज़ होती है टारगेट मीन स्ट्रेंथ, याद रखिएगा इट इज़ इक्वल टू FCK प्लस 1.65 सिग्मा, वह सिग्मा जो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल मेन रीइंफोर्समेंट इन RC स्लैब शॉल नॉट बी मोर देन। गाइज देखो पूछ रहा है कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है पैरेलल रीइंफोर्समेंट जो होती है मेन स्टील स्लैब में, उनके बीच में वो किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए स्पेसिंग। तो गाइज याद रखिएगा ये होता है हमारा 3 टाइम्स इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब। यहाँ पे गाइज स्लैब्स को लेके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये याद रखिएगा। देखो स्लैब में जो मेन स्टील होता है, क्योंकि 1 वे स्लैब में एक मेन स्टील होता है एक डिस्ट्रीब्यूशन स्टील होता है, बट 2 वे स्लैब में दोनों डायरेक्शन में मेन स्टील होता है। गाइज मेन स्टील में जो स्पेसिंग ली जाती है मेन स्टील की वो ली जाती है ग्रेटर ऑफ द बिलो 2, इन दोनों में से जो बड़ी होगी, या मैक्सिमम स्पेसिंग इन दोनों में से जो कम आए। अगर मिनिमम स्पेसिंग पूछे तो इन दोनों में से बड़ी, मैक्सिमम इन दोनों में से छोटी। देखो एक 3 टाइम्स इफेक्टिव डेप्थ के मेन स्टील की और दूसरा 300,
इन दोनों में से जो बड़ी है वो मिनिमम स्पेसिंग होती है, बट जनरली मैक्सिमम स्पेसिंग ली जाती है इन दोनों से लीस्ट वैल्यू। इसके अलावा गाइस डिस्ट्रीब्यूशन स्टील में जो मिनिमम स्पेसिंग है वो होती है 5 टाइम्स इफेक्टिव डेप्थ के या 450 mm। मतलब देखो इन दोनों में से जो हमारी छोटी वैल्यू है वो मैक्सिमम स्पेसिंग बनती है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील, मेन स्टील जो होता है वो कितना होता है Fe250 के लिए 0.15% क्रॉस सेक्शन के BD के, और वहीं अगर HYSD हो तो 12%, 0.12% ऑफ BD। अगर हम AST प्रोवाइड कर रहे हैं तो AST मिनिमम मेन स्टील के बराबर होगा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन स्टील में गाइज याद रखिए, और वो कितना लिया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन स्टील 0.15% BD अगर 250 यूज़ कर रहे हैं। अगर हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार यूज़ कर रहे हैं तो 0.12% ऑफ BD। गाइज अब बीम्स के बारे में कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिनमें से एक दो क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। देखो बीम्स में जो मेन लॉन्गिट्यूशनल स्टील होता है उसकी जो मैक्सिमम लिमिट होती है, मतलब AST मिनिमम एरिया ऑफ स्टील लॉन्गिट्यूशनल स्टील कितना होना चाहिए 0.85 B कैपिटल D अपॉन F5। B विड्थ है बीम की और D ओवरऑल डेप्थ है। वहीं मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील लॉन्गिट्यूशनल स्टील जो होता है स्टील में वो होता है 4% ऑफ BD, दैट इज़ 0.04 BD। इसके अलावा गाइज यहाँ पे जो स्टीरप्स होती हैं लॉन्गिट्यूशनल रीइंफोर्समेंट्स के साथ वर्टिकल स्टीरप्स, उनमें हम डाई ऑफ बार एज्यूम करते हैं और उनकी स्पेसिंग निकाली जाती है। ज़्यादातर 2 लेग स्टीरप्स लगते हैं और उनकी स्पेसिंग का फॉर्मूला या मिनिमम जो स्पेसिंग होती है स्टीरप्स की वो क्या होती है 0.87 Fy ASV अपॉन 0.4 B। अब गाइज देखिए स्पेसिंग मैन बार्स की क्या होती है, डैट इज़ टेकन ग्रेटर ऑफ द बिलो 2। एक डाई ऑफ मैन बार जो हम यूज़ कर रहे हैं, दूसरा नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट प्लस 5 mm। इन दोनों में से जो बड़ा वैल्यू है वो हम स्पेसिंग लेते हैं मेन बार्स की। एक और बात याद रखिए, अगर अनइक्वल साइज़ के बार्स हैं तो उनमें से लार्जर बार को कंसिडर किया जाता है। वहीं स्पेसिंग हमारी वर्टिकल स्ट्रिप्स की क्या होती है, मैक्सिमम स्पेसिंग वो ली जाती है इन तीनों में से छोटी वैल्यू। तो कभी भी पूछे कि वर्टिकल स्ट्रिप्स की स्पेसिंग क्या होती है, डैट इज़ लीस्ट ऑफ द बिलो 3। एक 75% ऑफ इफेक्टिव डेप्थ मतलब 0.75 D, दूसरा 300 mm और तीसरा मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट रिक्वायरमेंट से, मतलब SV इज इक्वल टू 0.87 Fy ASV अपॉन 0.4 B। गाइज अब कॉलम्स के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। जो मेन स्टील होता है उसका डिज़ाइन में जो मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील लिया जाता है वो लिया जाता है 6% ऑफ BD और मिनिमम लिया जाता है 0.8% ऑफ BD। तो अगर कभी पूछें कि मैक्सिमम और मिनिमम स्टील कॉलम में कितना होना चाहिए तो इट रेंजेस फ्रॉम 0.8% टू 6%। वैसे गाइज डिज़ाइन लेटरल टाइज में देखिए, अगर हमारी लेटरल टाइज है उनका डायमीटर जो लिया जाता है वो लिया जाता है इन दो वैल्यूज़ के बेसिस पे। इन दोनों वैल्यू में से जो बड़ा आएगा, एक 6 mm और दूसरा डाई ऑफ लार्जेस्ट मेन बार। जो हम सरिया यूज़ करते हैं मेन बार, उसमें सबसे मोटा सरिया कितने mm का है डिवाइडेड बाई 4। इन दोनों में से बड़ी वैल्यू को हम लेटरल टाइज के तौर पे लेते हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पे हेलिकल रीइंफोर्समेंट की सिलेक्शन को लेके भी यही 2 पॉइंट्स हैं, इन दोनों में से बड़ी वैल्यू। अब गाइज देखिए मिनिमम बार्स मेन स्टील में, अगर कॉलम हमारा रेक्टेंगुलर शेप में है तो उसमें 4 बार्स मिनिमम होने चाहिए। अगर स्क्वायर शेप में है तो 4 बार्स मिनिमम, सर्कुलर शेप में है तो 6 बार एंड हेक्सागोनल शेप में है तो 6 बार होने चाहिए। इसके अलावा गाइज यहाँ पे पिच देख लीजिए, जे स्पेसिंग लेटरल टाइज की, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग लेटरल टाइज की इन 3 वैल्यू में से लीस्ट ली जाती है। पहला लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ कॉलम, मान लो कॉलम का क्रॉस डायमेंशन हमारा 200/600 है तो लीस्ट लेटरल डायमेंशन 200 हो गया एक ये। दूसरा 16 टाइम्स डाया ऑफ मैन बार, और मेन बार में हम लेंगे अगर डिफरेंट डाया किए हैं तो स्मॉलेस्ट मेन बार, और तीसरा 300 mm। इन तीनों में से सबसे जो लीस्ट वैल्यू आएगी उस पिच पर या उस स्पेसिंग पर हम जो रीइंफोर्समेंट है लेटरल टाइज है उनको रिंग्स को प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा गाइज देखिए टाइप्स ऑफ कॉलम्स में, अगर रेशियो लॉन्ग इफेक्टिव लेंथ और लीस्ट लेटरल डायमेंशन का 12 या 12 से छोटा आता है उस कॉलम को हम शॉर्ट कॉलम कहते हैं। वहीं अगर रेशियो हमारा इफेक्टिव लेंथ अपॉन लीस्ट लेटरल डायमेंशन 12 से ज़्यादा आता है उस कॉलम को ट्रीट किया जाता है लॉन्ग कॉलम। इसके अलावा अगर यही रेशियो हमारा 3 या 3 से छोटा है तो उसको पेडिस्टल कहते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे देखिए जो मेन स्टील होता है टेंशन में, उसके लिए Fe250 के लिए जो परसेंटेज ऑफ स्टील है 0.15% BD,
और HYST के लिए 0.12% ऑफ BD। और हेलिकल रीइंफोर्समेंट की पिच देखिए, मतलब स्पेसिंग लीस्ट ऑफ द बिलो 2, एक 75 mm, एक डायाफ कोर अप टू सेंटर ऑफ हेलिक्स डिवाइडेड बाई 6। इन दोनों में से जो छोटी आए उस स्पेसिंग पर हम पिच की जो हेलिकल रीइंफोर्समेंट है उसकी पिच प्रोवाइड करते हैं।